नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नारायण सर क्लासेस के इस नए वीडियो में। हम लोगों ने विलयन में जान लिया था राउल्ट के नियम के बारे में, और प्रीवियस सेशन में राउल्ट नियम के बारे में खूब अच्छे से हम लोगों ने सीखा था, और वहीं से इस क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। ये जो वीडियो है कुछ विलम्ब से 2-3 दिनों बाद जो है हम यहाँ पे लेकर के आए हैं। कुछ समस्या था और उस समस्या का समाधान हो चुका है। अब जो है रेगुलर आपको जो है वीडियो मिलती रहेंगी केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, और इसमें जो है हम आगे जानेंगे अब विलयन में, जहाँ तक हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था राउल्ट के नियम के बारे में, और उसी को हम लोग जो है यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो राउल्ट के नियम में हम लोगों ने क्या जाना, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। और राउल्ट का नियम में हम लोगों ने दो बातें जाना। एक था धनात्मक विचलन, धनात्मक विचलन, और दूसरा था ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन। धनात्मक विचलन में क्या होता है, तो जो टोटल प्रेशर होता है राउल्ट के नियम से, P टोटल इज ग्रेटर दैन PA प्लस PB, यानी कि PA प्लस PB से जो प्रेशर होता है वो अधिक होता है, यानी कि जो वेपर प्रेशर होता है यह इसमें बढ़ता है। वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब जो है इसमें क्या होता है, तो बढ़ता है। उसके बाद से ऋणात्मक विचलन में क्या होता है राउल्ट के नियम से, तो जो P टोटल होता है वो लेस देन PA प्लस PB, यानी कि PA प्लस PB। और इसमें क्या होता है, तो जो वेपर प्रेशर होता है वह कम होता है। किसका, टोटल प्रेशर का PA प्लस PB से। यहाँ पे PA जो है क्या है, तो विलायक का वाष्प दाब है, और PB क्या है, तो विलेय का वाष्प दाब है। ये क्या है, तो ये राउल्ट के नियम से हम लोगों ने ये बातें सीख लिया था प्रीवियस सेशन में। धनात्मक विचलन क्या होता है, ऋणात्मक विचलन क्या होता है, और इसमें हम लोगों ने जाना था कि कब कहेंगे कि धनात्मक विचलन है, यानी कि जब जिस विलयन का वेपर प्रेशर अधिक हो, जिस विलयन का जो वेपर प्रेशर हो, यानी कि P टोटल जो है वो अधिक हो PA प्लस PB से, और जिसका वेपर प्रेशर कम हो जिस विलयन का PA प्लस PB से, तो इसे कहा जाता है क्या, तो ऋणात्मक विचलन। इतनी बातें जो है हम लोग सीख चुके हैं। आज जो है हम वहीं से आगे बढ़ेंगे और एक नया टॉपिक इसी में जो है लेकर के आए हैं, जो है क्या है, तो स्थिर क्वाथी यानी कि एजियोट्रॉप, स्थिर क्वाथी, इसको कहा जाता है एजियोट्रोप। और ये विलयन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्थिर क्वाथी यानी कि एजियोट्रोप। और ये जो समझ लिया, ये पूरा विलयन समझ लिया, और ये समझिए कि यहाँ से जो आगे हम पढ़ाएंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ यानी कि अणुसंख्य गुणधर्म, उसमें यह जो है बहुत अच्छे से काम आने वाला है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे, और आप यदि ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही अच्छे से इसे समझ पाएंगे। चलिए, इसको समझने से पहले हम कुछ बातें समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे क्वथनांक के बारे में। सभी लोग परिचित होंगे क्वथनांक क्या है। इसको बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। हम आज तक पढ़े हैं कि वह ताप जिस पर कोई द्रव, जिस ताप पर कोई द्रव किस में बदल जाता है, वाष्प में, यानी कि गैस में बदल जाता है, उसी ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहा जाता है। जैसे कि जल का जो क्वथनांक होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि जो जल है 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर वाष्प में बदलता है, यानी कि उबलता है। लेकिन ये बात तो ठीक है,
लेकिन अलग अलग यदि हम वायुमंडल में जाएंगे, अलग अलग एटमॉस्फेयर में जाएंगे, तो वहाँ का जो वायुमंडलीय दाब होता है वो परिवर्तित होता रहता है। जैसे कि हम लोग जिस वायुमंडल में हैं, यहाँ का वायुमंडलीय दाब जो है 1 एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ के लिए तो जल को चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस, उस पर वह उबलेगा। लेकिन दूसरे वायुमंडलीय दाब पे जाएंगे, दूसरे वायुमंडल में जाएंगे तो वहाँ पे उसका वायुमंडल दाब कम या अधिक हो सकता है। इसके लिए जो है तापमान अधिक या कम करना पड़ेगा उस जल को उबालने के लिए। तब जो है यहाँ से हम इस क्वथनांक को परिभाषित करेंगे कि क्या, तो वह तापमान जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह तापमान जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाता है, तो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसी तापमान को कहा जाता है उस द्रव का क्वथनांक। इतनी बातें जो है आप लोग समझ लिए होंगे। यानी कि यदि द्रव का जो वाष्प दाब है वह वहाँ के वायुमंडलीय दाब के यदि बराबर हो जाए जिस तापमान पर, उसी तापमान को कहा जाता है क्या, तो उसका क्वथनांक। यानी कि उसी ताप पर जो है वह वहाँ पे उबलेगा। जैसे कि प्रेशर कुकर में खाना जो है जल्दी पक जाता है, अन्य जो बर्तन हैं यानी कि जैसे भगोने, यानी कि भगोने की तुलना में जो है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, ये किसके कारण है, तो यही जो है वाष्प दाब के ही कारण है, यानी कि वेपर प्रेशर के ही कारण है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया एक भगोना, क्या है ये, तो भगोना है, और नीचे से जो है इसको जो है हम क्या करें, तो बर्नर की यहाँ पे रख दिए हैं, क्या जल है, और इसके साथ साथ जो है इसमें कोई वस्तु पकाने के लिए हम रख दिए। जैसे कि मान लेते हैं चावल रख दिए हैं, ये क्या है, तो चावल है। नीचे से जो है बर्तन बर्नर की सहायता से इसे क्या करें, तो गर्म करें। जैसे ही गर्म करेंगे इसका तापमान पहले मान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस है, फिर बढ़ेगा 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 50, 80, इस तरह से जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर जाएगा ये क्या होगा, तो ये जो है इसके जो द्रव है वो किस में, वाष्प में परिवर्तित होने लगेंगे। किस में, ये किस पर है, तो 1 एटमॉस्फेयर पे हैं, 1 वायुमंडलीय दाब पर है। तो इसके जो द्रव है वो किस में परिवर्तित होने लगेंगे, तो वाष्प में। जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जाएगा, इस परिस्थिति में क्या होगा कि ये जो यहाँ पे जो द्रव है वो वाष्पित होने लगेंगे, और वाष्पित होने के कारण जो है यहाँ पे जो है खाना देरी से पकेगा। यही प्रेशर कुकर की बात करते हैं। यदि हम इसको जो है यहाँ से क्या करें, बर्नर की सहायता से गर्म करें, इसमें जो है ये जल है और हमने इसमें मिलाया क्या, चावल मिलाया, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये जो द्रव है वाष्प के कारण, तापमान के कारण वाष्प में परिवर्तित हो गए, और कोई भी दाब इसकी सतह पर नहीं आरोपित किए, इसकी सतह पर जो है दाब आरोपित नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होगा, तो इसका जो एटमॉस्फेयर है अंदर का, वह जो है क्या हो जाएगा, एक नियत होता है 4 एटमॉस्फेयर मान लेते हैं, जो कि इससे अधिक है। अब यहाँ पे जल को उबलने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए था तापमान, अब एटमॉस्फेयर बढ़ गया, बढ़ जाने के कारण तापमान भी अधिक चाहिए। मान लेते हैं कि इसके लिए जो है 180 डिग्री सेल्सियस चाहिए, क्या करने के लिए, द्रव को उबलने के लिए। इस कारण जो वाष्प लगेगा यहाँ पे, जो वाष्प दाब जो है यहाँ पे लगाएगा इसकी सतह पर,
यानी कि ये जो वाष्प में परिवर्तित होने के लिए 180 डिग्री सेल्सियस चाहिए। तो इस कारण जो है यहाँ पे जो है तापमान अधिक हो जाएगा और जिसके कारण कि जो प्रेशर कुकर में खाना है वह जल्दी से पक जाएगा। इसको जो है हम ऐसे समझते हैं, ये जो है यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर है और यहाँ पे हमने ले लिया जल। क्या ले लिया? तो जल ले लिया। अब देखिए जल को यहाँ तक पहुँचने के लिए, H2O के अणुओं को यहाँ तक पहुँचने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, तब जाकर के ये उबलेंगे। यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे ये जो है इसका एटमॉस्फेयर है 4 एटमॉस्फेयर। अब जो है कुछ इससे जो है अधिक, इससे जो है कुछ अधिक, यानी कि 180 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, तब जाकर ना यहाँ का जो द्रव है, जल है, वो वाष्प में परिवर्तित होगा। यहाँ का जो द्रव है वो वाष्प में कब परिवर्तित होगा? जब 180 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। इस परिस्थिति में क्या होगा कि यहाँ पे जो है खाना जल्दी पक जाएगा और यहाँ पे खाना जल्दी नहीं पकेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो क्वथनांक होता है वो वाष्प दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वथनांक जो होता है वाष्प दाब के क्या होता है? तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। इतनी बातें जो है आप यहाँ पे याद रखिए। तब हम जानते हैं स्थिर क्वाथी के बारे में। स्थिर क्वाथी है क्या, किसे कहेंगे? अब देखिए यहाँ पे जो है राउल्ट का नियम द्रव के विलयन पर है। तो 2 द्रव हमने लिया, एक द्रव ये है और दूसरा द्रव ये है, और एक द्रव को हम A कहें और दूसरे को B। A का जो क्वथनांक है 50 डिग्री सेल्सियस है, तो B का क्वथनांक है वो 70 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे समझिए जो 2 द्रव लिया गया, एक द्रव 50 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और दूसरा जो है 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलता है। अब हम इस द्रव A व द्रव B को मिलाएं। इस परिस्थिति में मान लेते हैं कि इस द्रव की जो निश्चित मात्रा है वो 20% है और B की जो मात्रा है वह 80% है। अब दोनों को मिलाकर के बनाया गया विलयन, और यह जो विलयन है वह 40 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि ये भी तो वाष्पशील होगा। 2 द्रव लिया गया और दोनों द्रवों की निश्चित क्वथनांक है। द्रव A का क्वथनांक 50 डिग्री सेल्सियस है, द्रव B का क्वथनांक जो है 70 डिग्री सेल्सियस है, और दोनों का निश्चित अमाउंट मिला करके सॉल्यूशन बनाया गया और देखा गया कि उस विलयन का एक निश्चित क्वथनांक यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस है और इस पर जो है उबल रहा है। क्या मतलब? निश्चित जिसका क्वथनांक, जिस विलयन में उसके अवयवों का एक जैसा क्वथनांक हो, उसी क्वथनांक को कहा जाता है स्थिर क्वाथी यानी कि एजियोट्रॉप। स्थिर क्वाथी यानी कि एजियोट्रॉप। यहाँ पे जो है दोनों का क्वथनांक अलग अलग है, लेकिन विलयन में एक जैसा हो गया, एक समान हो गया और स्थिर हो गया यहाँ पे दोनों का क्वथनांक, और इसी को कहते हैं स्थिर क्वाथी यानी कि एजियोट्रॉप। उम्मीद है कि आप लोगों को यह एजियोट्रॉप जो है अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो है हम आगे बढ़ जाते हैं और जान लेते हैं एजियोट्रॉप के बारे में। स्थिर क्वाथी जो है 2 प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी, न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी। और दूसरा जो है, दूसरा क्या है? तो अधिकतम क्वथनांक, क्वथनांक स्थिर क्वाथी। ये दोनों है क्या, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो इसको जो है उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे। इन दोनों को जो है खूब अच्छे से उदाहरण के द्वारा हम यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे जो है
हम लिख लेते हैं क्या, तो न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी, न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी, न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी। जान लेते हैं इसके बारे में। मान लेते हैं कि हम लोगों ने क्या लिया, तो जल लिया और एल्कोहल लिया, एल्कोहल। और जल की जो है निश्चित मात्रा है, जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और एल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वह है 78.5 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, तो जल है और एल्कोहल है। जल का क्वथनांक यानी कि यह जो है 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या होगा, वाष्प में परिवर्तित होगा। एल्कोहल जो है 78.5 डिग्री सेल्सियस ताप पर वाष्प में परिवर्तित होगा। अब जो है दोनों को मिलाया गया, जल प्लस एल्कोहल, एल्कोहल तो विलयन बनेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे जल की मात्रा है 5% और यहाँ पे जो है एल्कोहल की मात्रा है 5% और जल की जो मात्रा है वह 95% है। 95% जो है क्या है, जल है। इस परिस्थिति में जो है इन दोनों को मिलाकर के विलयन बनाया गया, तो इनका क्वथनांक आ गया 78 डिग्री सेल्सियस। कितना, तो 78 डिग्री सेल्सियस। इनका जो है क्वथनांक आ गया 78 डिग्री सेल्सियस। अब जो है यहाँ पे इनका क्वथनांक कितना है, तो 78 डिग्री सेल्सियस। देखा जाए तो 78 डिग्री सेल्सियस जल के तापमान से भी, जल के क्वथनांक से भी कम है, और ये जो है एल्कोहल के भी क्वथनांक से कम है। तो जब विलेय और विलायक का क्वथनांक जो है उसके विलयन के क्वथनांक से अधिक हो, उसके विलयन के क्वथनांक से क्या हो, अधिक हो, यानी कि विलयन का क्वथनांक कम हो और विलेय और विलायक का क्वथनांक अधिक हो, तब इसको बोला जाता है न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी, न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी। उसके बाद से यहाँ पे समझ लेते हैं अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी, स्थिर क्वाथी। तो अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, क्या, तो जल। सबसे पहले जल ले लें उदाहरण के रूप में, और जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा हम ले लेते हैं क्या, तो HNO3, नाइट्रिक एसिड HNO3, और इसका जो क्वथनांक होता है वह होता है 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर जो जल है, यहाँ पे जो जल और HNO3 को मिला करके विलयन बनाया गया, विलयन बनाया गया। जल की मात्रा जो है मान लेते हैं यहाँ पे कितनी है, तो जल की जो मात्रा है वह 68% है और HNO3 की मात्रा जो है 32% है। निश्चित मात्रा मिलाकर के विलयन बनाया गया, तो इस विलयन का जो क्वथनांक है वो देखा गया कितना आ रहा है, तो 120 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस। अब इस परिस्थिति में देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो है विलेय और विलायक का क्वथनांक कम है विलयन के क्वथनांक से, यानी कि जब विलयन का क्वथनांक अधिक हो विलेय और विलायक के क्वथनांक से, तो उसको कहा जाता है अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी, अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी। ठीक, तो इतनी बातें जो है आप समझ लिए कि न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी क्या होता है। तो जब दो पदार्थों के, दो द्रवों के निश्चित मात्रा लेकर के विलयन बनाया गया, यदि उस विलयन का क्वथनांक जो है
उस दोनों अवयवों के क्वथनांक से कम हो तो उसको कहा जाता है न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी। और यदि वही विलयन का जो क्वथनांक है उनके अवयवों के क्वथनांक से अधिक हो, जैसे देखिए 100 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे इसका 120, और ये जो 80 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे 120, तो ऐसे विलयन को कहा जाता है अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप जो है इसे खूब अच्छे से समझ पाए होंगे। अब जो है हम जानेंगे इसका कारण, आखिर में ये कारण है क्या, इस कारण को हम यहाँ पे जानेंगे। आप लोग जो है इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से हमें इस पोर्शन को मिटाना होगा। चलिए ये भाग को हम मिटा देते हैं। यहाँ पे हम लोग जाने न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी। उसके बाद से यहाँ पर हम लोगों ने अभी जाना अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी। इसके लिए हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया जल का, किसका, तो H2O जिसका क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और एल्कोहल जिसका क्वथनांक होता है 78.5 डिग्री सेल्सियस। अब समझ लेते हैं कि इसको न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी क्यों कहा जाता है, इसका कारण क्या है। इसका कारण तो यहाँ पर जो है वायुमंडलीय दाब, क्या है, तो वायुमंडलीय दाब है 1 एटमॉस्फेयर। यहाँ पे हम लोगों ने जल का वाष्प दाब लिया, वाष्प दाब जो कि है कितना डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि यह जो वाष्प दाब 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा तब जो है वह क्या होगा, बॉइलिंग करेगा, यानी कि उसका क्वथनांक हो जाएगा। उसके बाद से दूसरा है एल्कोहल, और इसका जो वाष्प दाब है वह कितना है, तो 78 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इससे कम ही होगा, जल से जो है कम ही होगा 78 डिग्री सेल्सियस। अब जो इससे जो विलयन बना उसका क्वथनांक आया कितना, तो 78 डिग्री 78.5 है ना, 78.5 डिग्री सेल्सियस है ये 78 डिग्री सेल्सियस है। अब इसका क्वथनांक और भी कम हो जाएगा, इतना है, ये किसका है, तो विलयन का क्या, वाष्प दाब है, और कितना 78 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए ये जो है जल का क्वथनांक है जो कि किससे कम है, जल का क्वथनांक एल्कोहल से अधिक है, यानी कि एल्कोहल का जो क्वथनांक है जल से कम है, और जो एल्कोहल का क्वथनांक है वो विलयन के क्वथनांक से अधिक है, यानी कि दोनों का जो क्वथनांक है वो विलयन के क्वथनांक से अधिक है, यानी कि विलयन के क्वथनांक यहाँ पे कम है, इसलिए इसको कहा जाएगा न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी। इसे क्या कहेंगे, तो न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी। अब इस परिस्थिति में जब न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी होता है, यानी कि विलयन का जो क्वथनांक होता है वो विलय और विलय के क्वथनांक से क्या हो, तो कम हो, तब यहाँ पे जब तापमान जो होता है, अभी बताया गया कि क्वथनांक जो होता है वेपर प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब विलयन का तापमान कम है तो वेपर प्रेशर जो है अधिक हो जाएगा। वेपर प्रेशर, क्वथनांक कम है तो वेपर प्रेशर जो है अधिक हो जाएगा। जब वेपर प्रेशर अधिक होता है तो इसको कहा जाता है, कौन सा विचलन हो रहा है, धनात्मक विचलन। ये कौन सा विचलन है,
तो धनात्मक विचलन, यानी कि जब जब धनात्मक विचलन होता है वह कैसा स्थिर क्वाथी होगा, न्यूनतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी होगा। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने लिया क्या, तो जल लिया H2O, इसका क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और ले लिया था हम लोगों ने HNO3 नाइट्रिक अम्ल, HNO3 का शायद वहाँ पे छूट गया था, HNO3 का जो क्वथनांक होता है वो 86 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 86 डिग्री सेल्सियस। अब जो है यहाँ पे है एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर। यहाँ पे जो है जल है, इन दोनों को मिलाकर के विलयन बनाया गया और विलयन का क्वथनांक आया 120 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो ये जो है जल का 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पे जाएगा तब जा कर के उबलेगा, ये जल है। उसके बाद से ये जो है HNO3 है, इसका जो है 86 है, 86 डिग्री सेल्सियस, 86 डिग्री सेल्सियस से HNO3, और विलयन का जो क्वथनांक है वो हो गया 120 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, तो विलयन है। तो जल का क्वथनांक जो है यहाँ पे विलयन के क्वथनांक से इन दोनों के क्वथनांक क्या हो रहे हैं, कम आ रहे हैं। जब क्वथनांक बढ़ता है तो वेपर प्रेशर जो है कम होता है, यही बताया गया, क्योंकि क्वथनांक और वेपर प्रेशर एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, जब वेपर प्रेशर कम होता है तो वहाँ पे होता है ऋणात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन। और ऋणात्मक विचलन में जो है क्या होता है, अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी होता है, यानी कि जब जब ऋणात्मक विचलन आएगा वहाँ पे होगा अधिकतम क्वथनांक स्थिर क्वाथी। तो इतनी बातें जो है आप लोगों ने समझ लिया होगा खूब अच्छे से। आने वाले वीडियो में जो है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे अणुसंघ गुणधर्म के बारे में। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इसे अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए नारायण सर क्लासेस के साथ।